गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो रेगुलर करंट अफेयर्स, एग्जाम अपडेट्स और स्टडी मटेरियल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम 21 और 22 जून के जो करंट अफेयर्स चर्चा में रहे हैं वो देखते हैं, क्योंकि कल मैं ये किसी कारणवश नहीं बना पाया। चलिए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम क्या है? तो इस बार जो थीम रही वो रही स्वयं और समाज के लिए योग, यानी योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, ये इस बार की थीम रही। बात करें अगर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का या नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का, जिसका भारत भाग है, उसका लॉन्गेस्ट डे ये होता है, यानी सबसे लंबा दिन होता है। और दक्षिणी गोलार्ध में ये सबसे शॉर्टेस्ट डे होता है, यानी सबसे छोटा दिन होता है। अगर बात करें उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, तो वो होता है 22 दिसंबर। इसको बोला जाता है इंग्लिश में सबसे छोटे दिन को समर, सबसे बड़े दिन को माफ कीजिए समर सॉल्स्टिस। ठीक है, ये याद रखिएगा। बात करें अगर सबसे पहली बार इसको कब मनाया गया, तो 2014 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने प्रतिवर्ष 21 जून को योगा डे मनाने का निर्णय लिया था, और 2015 में पहला इसका सेलिब्रेशन किया गया था। इस बार ये वैसे ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार इसका ये 10th या 10वां सेलिब्रेशन है। एक प्रश्न और आपसे बन सकता है कि नरेंद्र मोदी जी ने इस बार कौन से शहर में इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया, तो नरेंद्र मोदी जी ने श्रीनगर में, ठीक है, डल झील के किनारे शेर कश्मीर कन्वेंशन सेंटर है, वहां पर इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो नरेंद्र मोदी जी ने श्रीनगर में भाग इसमें लिया है। कई सारे फोटोज भी वायरल हुए थे। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही है। पढ़ सकते हैं। साल 2024 का थीम स्वयं और समाज के लिए योग, यानी योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। पावो नूर्मी गेम्स 2024 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों के जेवलिन इवेंट यानी भाला फेंक में किसने स्वर्ण पदक जीता है, तो नीरज चोपड़ा जी ने इसमें स्वर्ण पदक जीत लिया है। और कहां पर है ये, देखिए पावो नूर्मी ये फिनलैंड के तुर्कू में स्थित है। ठीक है, तो ये भी हमसे पूछ सकता है कि पावो नूर्मी गेम्स होते कहां पर हैं, तो फिनलैंड में ये आयोजित किए गए थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वधावन बंदरगाह को मंजूरी दे दी है। यह किस राज्य में बनाया जाएगा, तो देखिए बहुत बड़ी परियोजना है, एक मेगा पोर्ट है, और ये महाराष्ट्र में आपका निर्मित किया जाएगा। इसके अलावा कुछ और पोर्ट्स चर्चा में है, वो भी देखते हैं। पहले इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र में लगभग 76,220 करोड़ रुपए की वदावन बंदरगाह परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह भारत के सबसे बड़े पोर्ट प्रोजेक्ट में से एक है। और जो इंडिया का देखिए, इंडिया मिडिल ईस्ट जो और यूरोप कॉरिडोर बन रहा है, उसका भी एक इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करेगा, या उसमें कनेक्टिविटी में ये रोल प्ले करेगा। और आईएनएसटीसी क्या है आपका, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इसका भी एक इंपॉर्टेंट भाग ये बनेगा। इसके अलावा देखिए अभी बहुत सारे पोर्ट्स चर्चा में रहे हैं, वो देख लेते हैं। मोंगला पोर्ट ये बांग्लादेश में स्थित है, बांग्लादेश का सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है। बांग्लादेश का सबसे लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा है, चिटगांग पोर्ट। सितवे पोर्ट ये म्यांमार में स्थित कलादान रिवर पर उपस्थित एक पोर्ट है, ये भी चर्चा में था। चाबहार पोर्ट, चाबहार पोर्ट में दो टर्मिनल है, एक शाहिद बहेश्ती टर्मिनल है, एक शाहिद कलंतरी टर्मिनल है। शाहिद बहेश्ती टर्मिनल्स को ऑपरेट करने के लिए अभी भारत की जो इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड है, उसको 10 साल का लाइसेंस मिला है। विझिंजम पोर्ट ये केरल में डेवलप कर रहा है अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, ये इंडिया का पहला ट्रांसशिपमेंट हब होगा। दार एस सलाम पोर्ट ये तंजानिया में स्थित एक पोर्ट है, इसको भी अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड को 30 साल के लिए ऑपरेट करने का भी लाइसेंस मिला है इसके एक टर्मिनल को। तो ये भी अभी चर्चा में बना हुआ था। इसके अलावा एक अभी और आपने देखा होगा, लॉजिस्टिक्स इंडेक्स जारी किया गया था वर्ल्ड बैंक और एस&पी मार्केट इंटेलिजेंस के द्वारा। उसमें से भारत का 19वीं रैंक पर कौन सा पोर्ट आया है, टॉप 20 में एकमात्र पोर्ट है, और ये पोर्ट है विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम एकमात्र उसमें पोर्ट है जो टॉप 20 में है। तो 19th रैंक विशाखापट्टनम पोर्ट को उसमें मिली है, ये हमें याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट एक इंडेक्स है। उसमें जो अगर बात करें सबसे पहली रैंक किसकी है, तो सबसे पहली रैंक है उसमें चाइना के यांगशान पोर्ट की, इसको भी याद रखिएगा। सेकंड रैंक है उसमें सलालाह पोर्ट की, यह आपका ओमान में स्थित एक पोर्ट है। तो यही कुछ बंदरगाह अभी चर्चा में रहे थे। आगे चलते हैं।
कौन सा देश चीन को पछाड़कर भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य यानी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है? तो वाणिज्य विभाग के आंकड़ों से हमें पता लगता है कि मई 2024 में यूनाइटेड किंगडम चीन को पछाड़कर भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन गया। लास्ट ईयर आपका जो यूके था वो 6th रैंक पर था, तो इसका क्या होगा? यूके आंसर होगा। अगर बात करें सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य कौन है इस समय भारत का, तो टॉप रैंक पर है यूएसए। सेकंड रैंक है आपकी संयुक्त अरब अमीरात की, जिसमें 19% की वृद्धि आपकी देखी गई है, क्योंकि आपको पता है गल्फ कंट्रीज से हमारा काफी ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। मियावाकी पद्धति खबरों में किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए मियावाकी जो टेक्निक है ये एक फॉरेस्टेशन या अफॉरेस्टेशन की एक टेक्निक है, मतलब वनीकरण से संबंधित एक टेक्निक है, और इसमें काफी कम समय में काफी घने जंगलों को उगाया जा सकता है। तो ये वनीकरण से संबंधित है। अभी चर्चा में क्यों है? नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसी टेक्निक का उपयोग करते हुए कहा है कि हम हाईवेज के दोनों तरफ घने जंगलों को डेवलप करेंगे, और इसके लिए कुछ भूमि भी चिन्हित की गई है, स्पेशली दिल्ली एनसीआर वाले रीजन में, क्योंकि अभी सर्दियां आएंगी तो यहाँ पर पॉल्यूशन की समस्या काफी बढ़ जाती है। नाम से ही आपको लग रहा होगा जैपनीज एनवायरमेंटल कंजर्वेशनिस्ट थे, उनके द्वारा इसको डेवलप किया गया था, तो जापानी पर्सन के द्वारा ये डेवलप की गई है। यहां पर पढ़ते हैं थोड़ा सा। राष्ट्रीय राजमार्गों को हरित आवरण से परिपूर्ण करने के लक्ष्य को साकार करने के लिए नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय राजमार्गों से सटे भूमि खंडों पर मियावाकी वृक्षारोपण करने की एक अनूठी पहल करेगा। तो ये वृक्षारोपण से संबंधित। हाल ही में किस संगठन ने विश्व निवेश रिपोर्ट वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी की है? तो ये अंकटाड के द्वारा जारी किया जाता है, यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो अंकटाड की एक रिपोर्ट है। अंकटाड की स्थापना कब की गई है? 1964 में इसकी स्थापना की गई है, और ट्रेड से संबंधित डेटास को ये कलेक्ट करता है। इसके अलावा कुछ और जो अभी रिपोर्ट चर्चा में रही है उसका रिवीजन कर लेते हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, ये जो वन्य जीवों का अवैध व्यापार होता है उसको ट्रैक करता है। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, तो जो मत्स्य पालन है उससे संबंधित रिपोर्ट फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी की गई। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1945 में की गई है। हेडक्वार्टर इसका रोम में स्थित है। वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट ये कैपजेमिनी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अभी जारी की है। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड ओशन रिपोर्ट विश्व महासागरों की स्थिति रिपोर्ट यूनेस्को का एक विंग है इंटर गवर्नमेंटल ओशियोनोग्राफिक कमीशन, इसके द्वारा जारी की गई है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। इस बार क्या थीम रही? नई गहराइयों को जागृत करें, या इंग्लिश में अवेकन न्यू डेप्थ्स। चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट यानी बाल पोषण रिपोर्ट यूनिसेफ के द्वारा जारी की गई। शेयर्ड वाटर फॉर प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धता के लिए जल, विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई। और ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट से रिपीट हो गई, माफी चाहूंगा। तो ये कुछ रिपोर्ट्स अभी चर्चा में बनी हुई। डेलोस द्वीप या डेलोस आइलैंड जो समाचारों में देखा गया था किस समुद्र पर स्थित है? तो देखिए एजियन सागर पर यह स्थित है। एजियन सागर अगर आप देखेंगे तो भूमध्य सागर का ही एक भाग है, और जो ग्रीस देश है ग्रीस के दक्षिण में ये पड़ता है। तो यहाँ पर जो डेलोस द्वीप है ये एजियन सागर में स्थित एक द्वीप है। और कौन सी देश के स्वामित्व में आता है? तो ये ग्रीस के स्वामित्व में आता है। देखिए अभी ग्रीस का एक द्वीप और चर्चा में था, क्रेटे आइलैंड या क्रेट आइलैंड। ठीक है, ये ग्रीस का लार्जेस्ट आइलैंड है, क्रेट आइलैंड। और ग्रीस का दूसरा आइलैंड कौन सा न्यूज में है? डेलोस द्वीप। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ग्रीस के डेलोस द्वीप पर प्राचीन स्थल ग्रीक और रोमन दुनिया का एक प्रमुख अभयारण्य, यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल, और बढ़ते समुद्र के स्तर और भूवैज्ञानिक परिवर्तनों के कारण दशकों के भीतर विनाश का सामना कर रहा है। तो वही देखिए आइलैंड है, तो क्लाइमेट चेंज का सबसे ज्यादा इंपैक्ट आइलैंड्स पर ही पड़ता है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज का हमें असर कहां देखने के लिए मिलता है? सी लेवल राइज, यानी जो जल का स्तर है वो बढ़ता है, जिससे जो कोस्टल एरियाज है आइलैंड के वो डूबने लगते हैं, और वहां की जो कम्युनिटी है या समुदाय है वो प्रभावित होते हैं। मैप में देखते हैं आखिर ये है कहां पर, उससे आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये है देखिए आपका ग्रीस, ये आपका है डेलोस आइलैंड। ये पूरा जो है इसको बोला जाता है एजियन सी या एजियन सागर। ये वाली जो वाटर बॉडी है ये है मेडिटेरेनियन सी, या हिंदी में इसको आप लोग बोलते हैं भूमध्य सागर। ठीक है, ये है क्रेट आइलैंड। आप यहां पर देखिए ये ग्रीस का लार्जेस्ट आइलैंड है। ठीक है, तो इस पूरे मैप को आप देख लीजिए। पूछे डेलोस कहां से है, तो डेलोस आपका क्रेट का आइलैंड, ग्रीस का एक आइलैंड है। एक आइलैंड और चर्चा में है, गार्डी सुब्डुग। गार्डी सुब्डुग आइलैंड ये पनामा का हिस्सा है। ठीक है,
इसको भी अभी खाली कराने की बात चल रही थी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण इस पर भी काफी नकारात्मक प्रभाव देखने के लिए मिल रहा है। तो ये कुछ आइलैंड्स अभी चर्चा में है, इनको याद रखिए। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली शुरू की है? तो लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम हमने यूएई के साथ शुरू किया है, यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ शुरू किया है। कैपिटल क्या है इसकी? अबू धाबी। ठीक है, और मुद्रा क्या है? दिरहम। आगे चलते हैं। हाल ही में किस संगठन ने प्री इंक्यूबेशन एंटरप्रेन्योरशिप विकास कार्यक्रम यानी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया है? तो इन स्पेस के द्वारा यह प्रोग्राम शुरू किया गया है। तो स्पेशली जो 2022 के बाद पास आउट हुए हैं और जो स्टार्टअप्स वगैरह में काम करना चाहते हैं, उससे संबंधित ये एक प्रोग्राम है। इसके बारे में पूरा पीडीएफ से आराम से पढ़ सकते हैं। हाल ही में एपेडा ने MD2 किस्म के अनानास की पहली खेप को किस देश में सफलतापूर्वक निर्यात करने में मदद की है? तो देखिए, आपसे सीधे पूछ सकता है कि MD2 किस्म चर्चा में रही, किसकी किस्म है? तो अनानास की ये किस्म है। तो देखिए, अनानास थोड़ा सा इसमें गलत लिखा है। ठीक है, अनानास इस तरीके से लिखा जाता है। और किसकी कहां की है ये? यूएई को हमने अभी निर्यात करने में एपेडा ने हेल्प की। तो ये इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें याद रखिएगा, किसकी किस्म है और कौन से देश को इसकी पहली खेप निर्यात अभी की गई है। ठीक है, तो कृषि प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने MD2 अनानास, जिसे गोल्डन रिप या स्वीट सुपर स्वीट के नाम से भी जाना जाता है, इसकी पहली निर्यात यूएई को करने में मदद की। पशुपालन विभाग ने विश्व बैंक के साथ साझेदारी में किस शहर में एवियन इन्फ्लुएंजा किसको बोला जाता है? आपके बर्ड फ्लू को, इसके प्रकोप और प्रतिक्रिया सिमुलेशन अभ्यास का आयोजन किया है। तो भोपाल में अभी हमने ये आयोजन किया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगातार भारत में एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू के मामले हमें देखने के लिए मिलते हैं। यहां पर आप पढ़ भी सकते हैं। यह कार्यशाला ऐसे महत्वपूर्ण समय पर आयोजित की गई है जब हम केरल में एवियन इन्फ्लुएंजा के असामान्य प्रकोप का सामना कर रहे हैं। नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नए महासचिव डायरेक्ट सेक्रेटरी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये मार्क रूटे को इस पद पर अब नियुक्त किया गया है। और मार्क रूटे देखिए नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इसके अलावा बात करें अगर नेटो की, तो नेटो की जो स्थापना की गई है 1949 में की गई है। हेडक्वार्टर इसका बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में स्थित है। वर्तमान में जो महासचिव हैं मार्क रूटे बन गए हैं। टोटल जो मेंबर्स हैं 32 मेंबर हैं। लेटेस्ट मेंबर कौन है? स्वीडन। 31वां मेंबर कौन था? फिनलैंड। नाटो उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच एक सैन्य संगठन यानी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है या मिलिट्री कॉर्पोरेशन है। किसके ऊपर काम करता है? कलेक्टिव डिफेंस। कलेक्टिव डिफेंस के ऊपर ये काम करता है, अर्थात अगर किसी एक मेंबर के ऊपर इसमें अटैक किया जाता है तो वो ये मानते हैं कि पूरे ही ग्रुप के ऊपर ये अटैक किया गया है, तो फिर उस पर उसका फिर ये डिफेंस करते हैं। ये देखिए यूएस लेड ग्रुप है। अगर बात करें इसी का काउंटर रशिया ने क्या बनाया था? वॉर्सो पैक्ट। ठीक है, ये यूएस के काउंटर को करने के लिए रशिया द्वारा बनाया गया। केंद्रीय क्षेत्र योजना NFIES के लिए गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। NFIES का योजना का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम। तो नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम ये इसका फुल फॉर्म है। और देखिए होम मिनिस्ट्री ने इसको मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत 2 से 3 घटक हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है? देश में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के परिसरों की स्थापना की जाएगी, यानी जो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी होंगी उसकी स्थापना की जाएगी। देश में केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी, जो सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज होती हैं वो बनाई जाएंगी। और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के दिल्ली परिसर के मौजूदा बुनियादी ढांचे का इसमें उसको और मजबूत किया जाएगा। तो ये 3 इसके इंपॉर्टेंट घटक है। हाल ही में किस संस्थान ने ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 जारी किया है? इसको बोला जाता है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। तो हम कैसे कैसे अपने कन्वेंशनल यानी जो अभी जो हमारी फॉसिल फ्यूल या जो जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा है उससे कैसे कैसे हम ग्रीन एनर्जी या फिर हरित ऊर्जा की तरफ जा रहे हैं, उस ट्रांजिशन को ये दर्शाता है। तो इसमें भारत की जो रैंक है वो है 63 120 देशों में। इसको टॉप किसने किया है? तो स्वीडन की रैंक इसमें 1 है। कौन इसको जारी करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये जारी किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अभी क्या भी जारी किया था? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स।
इसको जारी किया था। इसमें भारत की 129 रैंक थी, 2 पायदान भारत की रैंक इसमें गिर गई थी। तो ये पूरा भी चर्चा में रहा है। कुछ और इंडेक्स अभी मैंने नीचे डाले हैं, उसका रिवीजन हाथ के हाथ ही हम कर लेंगे। देखते हैं एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसको कोलंबिया यूनिवर्सिटी और येल यूनिवर्सिटी, ठीक है, येल यूनिवर्सिटी मिलकर बनाते हैं। भारत की इसमें 176वीं रैंक है। इसमें किसने पहला रैंक हासिल की है? एस्टोनिया की रैंक इसमें पहली है। ग्लोबल पीस इंडेक्स, वैश्विक शांति सूचकांक, इसमें भारत की रैंक है 116। इसको जारी कौन करता है? आईईपी, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। आइसलैंड की रैंक इसमें 1 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो मैंने ऊपर आपको दिखाया, इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। इसमें रैंक 1 है आइसलैंड की। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसको रिपोर्टर्स सेंस फ्रंटियर्स या रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामक संस्था जारी करती है। 159वीं रैंक है इंडिया की 180 देशों में से। नॉर्वे इसमें पहले नंबर पर है, डेनमार्क की रैंक सेकंड है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो आपका यूएनडीपी की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है उसका भाग होता है। भारत की रैंक इसमें 134 है। इसको टॉप किया है स्विट्जरलैंड ने। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ये यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, इसके द्वारा जारी की जाती है। इसमें रैंक है इंडिया की 126 और इसको टॉप किया है फिनलैंड ने। ठीक है, एसडीएसएन ने एक और अभी रिपोर्ट जारी की है, एसडीजी इंडेक्स। एसडीजी इंडेक्स क्या होता है? आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है हमारे सतत विकास के लक्ष्य, इसको ट्रैक करता है। इसमें देखिए इन्होंने ये बताया है कि कोई भी देश, जो 17 हमारे लक्ष्य हैं एजेंडा 2030 के तहत, कोई भी जो देश है वो इसको पूरा करने के लक्ष्य रास्ते पर नहीं है, जो काफी संकट की हमारे लिए बात। हाल ही में भारत ने किस राष्ट्र के साथ समुद्री बचाव समन्वय केंद्र यानी मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर स्थापित किया है? तो अभी एस जयशंकर सर श्रीलंका की यात्रा पर गए थे, वहीं पर हमने इसका उद्घाटन किया है। इसका देखिए जो मेन ब्रांच होगी वो आपकी कोलंबो में होगी, ठीक है, मेन जो सेंटर होगा। इसके अलावा एक सब सेंटर इसका या रीजनल सेंटर हम्बन टोटा में बनेगा। बाकी कुछ जगह जो कोस्टल स्टेट हैं या कोस्टल समुद्री तटीय राज्य हैं, समुद्री तटीय भाग हैं, वहां पर इसके अलग अलग ऑफिसेस बनाए जाएंगे। तो यहां पर आप पढ़ सकते हैं, कोलंबो में नौसेना मुख्यालय में एक मुख्य केंद्र बनेगा, हम्बन टोटा में एक सब सेंटर बनेगा और श्रीलंका के तटीय क्षेत्र में रणनीतिक स्थानों पर मानव रहित प्रतिष्ठान इसमें शामिल होंगे। और एस जयशंकर और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने अभी इसको इनॉग्रेट किया है। तो ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2024 का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो राज्यपाल है कर्नाटक के थावर चंद गहलोत, उनके द्वारा कर्नाटक के मैसूर में अभी इसका उद्घाटन किया गया। और इसमें देखिए एक पहल का उन्होंने जिक्र किया था, हर हर योगा या हर घर योग। ये जो पहल है ये कर्नाटक सरकार की एक पहल है जो योग को स्टेट में प्रमोट करने में हेल्प करती है। तो ये आप याद रखिए, ठीक है। यहां पर आप पढ़ भी सकते हैं, हर घर योग जैसी पहल के माध्यम से योग साक्षरता में अग्रणी राज्य बनने के कर्नाटक के प्रयासों पर भी थावरचंद गहलोत सर ने प्रकाश डाला है। हाल ही में जारी सतत विकास सूचकांक 2024 जो हमने ऊपर बात की थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स, एसडीजी इंडेक्स शॉर्ट में लिखा जाता है, किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें फिनलैंड की जो रैंक है वो नंबर 1 है। बात करते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी एसडीएसएन द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट के 9वें संस्करण के अनुसार दुनिया 2015 में यूएन द्वारा निर्धारित सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में काफी पीछे है। जैसा मैंने आपको बताया, रैंक 1 है फिनलैंड की, सेकंड रैंक है स्वीडन की, थर्ड रैंक है डेनमार्क की, चौथी रैंक है जर्मनी की और 5वीं रैंक है फ्रांस की। भारत की अगर बात करें, भारत की इसमें जो रैंक रही है वो 109 रैंक रही है। 64 का स्कोर इंडिया ने इसमें किया है और 9वां इसका संस्करण था, ये इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो जो ब्रिक्स है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, उसके मेंबर्स इसमें भाग लेते हैं। तो ये रूस में अभी आयोजित किया जा रहा है। रूस का एक शहर है कजान, वहां पर यह आयोजित किया जा रहा है। और अभी ब्रिक्स की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग कहां पर हुई है? वो भी आपकी रशिया में ही आयोजित की गई है। हाल ही में लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? काफी ज्यादा विवाद रहा, क्योंकि कांग्रेस कह रही थी जो के सुरेश है ये सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर है, आप इनको प्रोटेम स्पीकर बनाइए। लेकिन जो भाजपा के सांसद थे भर्तृहरि मेहताब, द्रौपदी मुर्मू ने इनको बनाया है। कारण ये दिया गया है कि के सुरेश सर का बीच में गैप है,
मेहताब जी जो है लगातार सांसद बने हैं, लेकिन इनका 1 या 2 टर्म के लिए बीच में गैप था, इस वजह से ये सबसे लंबे समय तक नहीं है, ये सबसे लंबे समय तक रहे हैं भर्तृहरि मेहताब। तो ये आप नाम याद रखिएगा। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, जो अस्थाई बैठक होती है उसकी अध्यक्षता करना, और ये टेम्परेरी पद होता है, जो नए मेंबर्स चुनकर आए हैं उनको शपथ दिलाने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। उड़ीसा विधानसभा की दूसरी महिला स्पीकर के रूप में सर्वसम्मति से किसे चुना गया है, तो सुरमा पाड़ी जी को इस पद के लिए चुना गया है। इससे पहले जो उड़ीसा विधानसभा की स्पीकर थी वो थी प्रमिला मलिक जी, अब इनको ये रिप्लेस करेंगी, तो उसकी सेकंड स्पीकर महिला के रूप में ये पद ग्रहण करेंगे। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो यही हमारे सारे करंट अफेयर्स आज चर्चा में थे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा और यूजफुल लगा होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।